हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 से लेकर 1990 तक। चैप्टर को दो पार्ट में कवर करेंगे। तो ये है पार्ट 1। हमने रेफरेंस लिया है वीके ओरिजी और टी आर जैन जी की बुक से। टॉपिक्स हमको कौन कौन से कवर करने हैं? टॉपिक्स हैं हमारे, पहला है एग्रीकल्चर, फिर है इंडस्ट्री, थर्ड टॉपिक ट्रेड और लास्ट टॉपिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950-1990। तो ये चार टॉपिक्स हमको इस पूरे चैप्टर में कवर करने हैं। तो पहले दो टॉपिक इस पार्ट में कवर करेंगे, लास्ट के दो टॉपिक्स हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। देखिए इसमें एग्रीकल्चर में क्या चेंज लाने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लाए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये क्या होता है? ये इससे हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। गवर्नमेंट ने इंडियन एग्रीकल्चर में जो इनइक्वालिटी हो रही थी उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी। इसमें कुछ एक्शंस फॉलो थे। ये गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस को फॉलो किया? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। जो इंटरमीडिएरीज थे उनको अबॉलिशन स्टार्ट किया। इंटरमीडिएरीज कौन थे? जमींदार। इनका अबॉलिशन स्टार्ट किया कि मेन ओनर लैंड के वही होंगे, लैंड के ओनर वही होंगे जो उस लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे होंगे। बाकी जो जमींदार हैं, जो बीच के लोग हैं, उनको अबॉलिश कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट कि हम सिर्फ उनको उनके साथ ही डीलिंग करेंगे जो लैंड को कल्टीवेट कर रहे होंगे। इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टाइलर ऑफ द सॉइल, जो कि जमींदार थे, उनको अबॉलिश कर दिया गया। ओनरशिप राइट वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टीवेटेड और टाइल्ड द सॉइल। ओनरशिप राइट उनको दिया गया जो एक्चुअल में उस सॉइल को कल्टीवेट करते थे, जो उस सॉइल में काम करते थे, खेती करते थे, जो भी सारा काम होता था जो करते थे, उनको ओनर का राइट दिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव। इससे हमें दो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाए। स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टीवेटर्स बाय द जमींदार। जमींदार जो कल्टीवेटर्स थे, छोटे किसान थे जो उनके खेतों में काम करते थे, उनको जो एक्सप्लॉइट करते थे वो खत्म हो गया। उसके बाद गिव इंसेंटिव्स टू द कल्टीवेटर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड एज इट्स ओनर। कि जब इंसेंटिव्स मिला कल्टीवेटर को तो लैंड में भी इम्प्रूवमेंट होने लगी, क्योंकि वो ओनर बन गए थे और अच्छे से काम करेंगे, उनको इंसेंटिव्स मिला तो इंसेंटिव्स कल्टीवेटर्स तक पहुंचने लगा, जिससे कि लैंड में भी इम्प्रूवमेंट होने लगी। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग, यानी कि एक आपको मैक्सिमम साइज आपको बता दिया गया कि इससे ज्यादा की लैंड नहीं होगी किसी के भी पास। अगर इससे ज्यादा है जो साइज बताया गया तो वो गवर्नमेंट जो लैंडलेस लेबरर्स थे, स्मॉल होल्डर्स थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, अगर आपको बोला गया कि आपके पास सिर्फ 2 खेत हो सकते हैं, अगर आपके पास 3 है तो ये गवर्नमेंट आपसे ले लेगी और ये किसी दूसरे स्मॉल लेबर को, स्मॉल होल्डर को, जिसके पास नहीं है ज्यादा खेत या जो लैंडलेस है, जिसके पास है ही नहीं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग वर इम्पोज ऑन द होल्डिंग साइज। होल्डिंग साइज पे सीलिंग लगाएगी। Ceiling on holding defines specified the maximum size of cultivable land that an individual or a family could own। कि वो cultivable land जो एक family या एक individual अपने पास रख सकता है, उसका ओनर हो सकता है। The surplus land जो भी उसके पास ज्यादा है, over and above the ceiling limit, सीलिंग लिमिट से ज्यादा का जो लैंड है उसके पास, was resumed by the government। वो गवर्नमेंट रिज्यूम कर लेगी और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी स्मॉल होल्डर और लैंडलेस लेबर्स में। Consolidation of holding with a view to reducing fragmentation, consolidation of holding was accorded a high priority. Consolidation is a practice to allot land to the farmer at one place for his scattered holdings here and there. It saved the cost of cultivation. By 2004 more than 1633 lakh hectare of land was brought under consolidated holding। कि देखो कभी कभी ना, जैसे एक खेत यहाँ पे है, दूसरा किसी किसान का खेत यहाँ होगा, तीसरा खेत उसका यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, तो ये उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने एक किसान को एक ही, जैसे उसके 4 खेत हैं तो साथ में इकट्ठे खेत उनको दे दिए गए, ताकि इससे क्या हो सके, टाइम भी बच सके कल्टीवेशन का। ठीक है, तो ये थी हमारी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। रेगुलेशन ऑफ रेंट, की रेंट लगाया गया आपकी लैंड पे, और जो ये रेंट लगाया गया ये 1/3
वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी क्रॉप की। जो आपने क्रॉप उगाई है, जैसे आपने 12,000 की क्रॉप उगाई है, तो उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज 4,000 से ज़्यादा का रेंट नहीं होना चाहिए। टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन को रोकने के लिए लगाया गया फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, रेंट वर रेगुलेटेड, रेंट लगाया गया। जनरली दीज वर नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, और जो ये रेंट था ये क्रॉप की 1/3 वैल्यू को एक्सीड नहीं करता था। नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज प्रोमोटेड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाई गई, यहाँ पे क्या होता था, बार्गेनिंग, जो स्मॉल होल्डर्स थे उनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज किया गया। इससे क्या होता था कि वो जो अपने इनपुट्स थे वो लोअर प्राइस पे खरीद सकते थे, ठीक है, और जो उनका प्रोडक्ट जो था उनको हाई प्राइस पे बेच सकते थे ताकि उनको थोड़ा कुछ फायदा हो सके। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई थी इस पे। नेक्स्ट है पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब जो ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे ये सभी स्टेट्स में अप्लाई नहीं हो पाए, ठीक है, कुछ जगह ही हो पाए, बहुत जगह नहीं हो पाए। डिस्पाइट द नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, दीज रिफॉर्म वर ओनली पार्शियली इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। पूरी कंट्री में ये कहीं कहीं इम्प्लीमेंट हो पाए। दीज वर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस ओनली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और केरला में बहुत अच्छे से ये इंट्रोड्यूस किए गए, वहां पे अच्छे से चल रहे थे। इन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लैंड रिफॉर्म वर ओनली प्रोपेगेटेड एंड नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। बाकी पार्ट्स में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। क्यों? इसके दो रीजंस थे। जो जमींदार थे बहुत जगह पे, जो जमींदार इन मोस्ट केसेस मैंने टू एफेक्ट द टेनेंट, उन्होंने अपने टेनेंट को एविक्ट कर दिया था, ठीक है, ताकि वो दिखा सके कि वही कल्टीवेटर है उस पर्टिकुलर सॉइल के और वही ओनर है, ठीक है। जो भी उनके पास सॉइल थी उसमें जो लोग काम करते थे उन्होंने उनको एविक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया और ये दिखा दिया कि हम ही कल्टीवेटर है। और लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने चैलेंज किया लैंड सीलिंग्स को कोर्ट में, ताकि उनको टाइम मिल सके और वो अपने जो उनके खेत थे वो अपने क्लोज रिलेटिव जो भी थे, क्लोज वन, उनके नाम कर सके। उनके नाम उन्होंने रजिस्टर करा दिए ताकि वो फिर कल्टीवेटर्स दिखाए जाए और एट द एंड उन्हीं को फायदा मिले। The landlords challenge the land ceiling legislation in court, which provide the landlords enough time to evade the Ceiling Act. They managed to register their surplus land in the name of their close relatives. तो एक तो था कि उन्होंने मतलब अपने जो भी थे किसान उनको हटा दिया, एविक्ट कर दिया और अपने आप को कल्टीवेटर्स दिखा दिया। दूसरा, उनके पास अगर ज्यादा खेत है तो उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स को बांट दिए। एट द एंड लास्ट में उन्हीं को फायदा मिला। उन्होंने केस कर दिया लैंड सीलिंग के खिलाफ कि ये सही नहीं है कोर्ट में, ताकि उनको टाइम मिल जाए, और उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के अपने खेत अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका टेक्निकल रिफॉर्म्स, HYV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। देखो, लो प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया में, ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए टेक्निकल रिफॉर्म्स लाए गए। मतलब कि क्या, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए। यूज ऑफ HYV सीड्स along with chemical fertilizers, HYV seeds along with chemical fertilizers, insecticides and pesticides led to substantial rise in the level of agriculture output. जब आप HYV सीड्स को यूज करते थे केमिकल और फर्टिलाइजर्स के साथ, तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट में राइज देखने को मिला। लेवल ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। द राइज इन आउटपुट वाज सो सिग्निफिकेंट दैट इट वाज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि इतना ज्यादा हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट में राइज हुआ कि हमने इसको एक नाम दे दिया, इसका नाम दिया हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन का मतलब था क्रॉप्स और रेवोल्यूशन का मतलब था स्पर्ट, यानी कि सिग्निफिकेंट राइज। टुगेदर दीज टर्म इम्प्लाई स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, और इसका मतलब था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि क्रॉप प्रोडक्शन में कितना ज्यादा हमारा राइज आया, स्पर्ट आया, ठीक है। इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1967-68, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1967-68 में। इन द ईयर 67-68 इटसेल्फ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 25%। एक ही साल में हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 25% से इंक्रीज हो गई थी। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड सक्सेसफुली ब्रोक द विशियस साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। जो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन हमारी कंट्री में थी उसको ब्रोक कर दिया और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए अपने प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में। HYV टेक्नोलॉजी के कुछ एलिमेंट्स थे, क्या क्या हैं इसके 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स है। सबसे पहले यूज ऑफ HYV सीड्स। 1965 में HYV सीड्स रिप्लेस हुए
कन्वेंशनल वेराइटी सीड्स थे, जो कन्वेंशनल वेराइटीज थी हमारी उससे HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो थे हमारे वो चेंज किए गए, वो आगे कन्वेंशनल वेराइटीज से हटके। HYV सीड्स गेन पॉपुलैरिटी फॉर, जो पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की थी वो व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार, कॉटन, इन सब में करी, इन सारी पर्टिकुलर चीजों में उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करी। इट इज दीज सीड्स विच लीड टू अ सब्सटेंशियल राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट, और इन्हीं सीड्स की वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट में एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिला। उसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर आप HYV सीड्स का यूज कर रहे हो तो आपको फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। एज द यूज ऑफ HYV इंक्रीज, जैसे ही इंक्रीज हुआ HYV सीड्स का यूज तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, द एस्टिमेट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिवील दैट ऑलमोस्ट 272.28 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर कंज्यूम्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 2018-19। 2018 और 19 में इतना लाख केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हमारे इंडिया में किया गया है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। ऑल्सो फर्टिलाइजर्स के साथ साथ द यूज ऑफ HYV इज ऑल्सो रिक्वायर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट द पेस्ट एंड डिसीज, कि हमें पेस्टिसाइड्स का भी यूज करना पड़ता है हमारी जो क्रॉप है उसको डिसीजेस और पेस्ट से बचाने के लिए। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वर सेटअप इन दिस रिस्पेक्ट। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ऐसे सेंटर्स हमने सेटअप किए इस पेस्टिसाइड्स के लिए, फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड अलोंग विद द अडॉप्शन ऑफ HYV टेक्नोलॉजी, और हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ताकि वो इन सब चीजों का ध्यान रख सके, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड किए जाए। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। HYV सीड्स नीड्स टू बी डीपली इरिगेटेड, उनको बहुत डीपली इरिगेट करना पड़ता है। टू कोप विद द नीड्स सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट वर लॉन्च, और इसको पूरा ध्यान में रखने के लिए बहुत सारे मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया था डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में इन मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। It is significant that while in 1951 barely 70% of land was under permanent means of irrigation, it increased to nearly 45% during the plan period. 1951 के दौरान सिर्फ 17% तक ही हमारी जो इरिगेशन होती थी किसी भी खेत की वो 17% तक ही हो पाती थी, लेकिन आफ्टर दैट वो जैसे ही हमारे HYV सीड्स आए हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करना शुरू किया तो ये इंक्रीज होगी सीधे 45% से। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स थे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेजेस थे। एक फेज 1 था जो कि मिड 60s और मिड 70s का हम बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू व्हीट एंड राइस रीजन ऑफ द कंट्री। पहले तो HYV सीड्स का यूज सिर्फ व्हीट और राइस तक हमने रिस्ट्रिक्ट रखा था कंट्री के कुछ रीजन्स में, और इसमें आते हैं पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहीं पे हम HYV सीड्स का यूज कर रहे थे ज्यादा व्हीट और राइस के लिए। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि इनको वाटर की रेगुलर सप्लाई चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में जो था करेक्ट प्रोपोर्शन में चाहिए। तो फर्स्ट फेज में जो फार्मर्स थे जो फाइनेंशियली मतलब अच्छे थे उन्हीं को सिर्फ हम HYV सीड्स प्रोवाइड करते थे ताकि वो अच्छे से उसका यूज कर सके। जिनके जो फार्मर्स के पास पैसों की कमी नहीं थी उन्हीं तक HYV सीड्स का वही HYV सीड्स को यूज कर पाते थे, क्योंकि थोड़े से ये कॉस्टली होते थे। ठीक है, तो इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सिर्फ व्हीट और राइस की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनको चाहिए प्रॉपर पानी और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए करेक्ट प्रोपोर्शन में। तो नेक्स्ट आता था हमारा फेज 2 मिड 70s और 80s। ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकेम वाइड स्प्रेड, और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने बहुत ज्यादा फैला दी, कवरिंग पूरे एरिया में हमने कंट्री में इसको कवर करना शुरू कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स भी हमने इससे उगानी शुरू कर दी। ड्यूरिंग सेकेंड फेज
The government provides loans to the small farmer at a low interest rate and subsidize fertilizers and pesticides, making the modern input accessible to the small farmers. सेकेंड फेज के दौरान जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको लो इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने लोन देना शुरू कर दिया और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में भी सब्सिडी लगा दी ताकि जो इन सीड्स का यूज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स, हमारे स्मॉल फार्मर्स भी इसका यूज कर सके. As a result, Green Revolution covered the small holders as well as thus it was owing intervention by the government that the benefit of the Green Revolution accrued to the small farmers as well. कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद ही ये जो हमारे HIV सीड्स थे इन लोगों तक भी, हमारे स्मॉल फार्मर्स तक भी ये हमारे सीड्स पहुंच सके क्योंकि इन्होंने लो रेट पे वो प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए, लोन्स देने शुरू कर दिए, सब्सिडी लगा दी. ठीक है, चलो अब देख लेते हैं गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि फायदे क्या क्या हुए हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद. स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन की क्रॉप प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट राइज आया. ठीक है, बहुत जंप आया हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी में. देखो, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं टू इलस्ट्रेट. प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज एस्टिमेटेड एट 3421 kg पर हेक्टेयर इन 2019-20 में. ठीक है, 2019-20 में हमने 3421 kg पर हेक्टेयर हमने व्हीट उगाया. ठीक है, लेकिन ये 660 kg पर हेक्टेयर हुआ करता था 1951 में. राइस हमने 275 kg पर हेक्टेयर उगाया 2019-20 में, जो कि उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अच्छा नहीं, 2705 है ये, 2705 kg पर हेक्टेयर 2019-20 में और 665 kg पर हेक्टेयर इन 1951 में. मेज हमारा 2945 kg पर हेक्टेयर 2019-20 जो कि था 704 kg 1951 में. तो इस तरीके से हमारा इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट राइज आया हमारी इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट में. ठीक है, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज एरिया अंडर कल्टीवेशन. जो हमारा कल्टीवेशन का एरिया था उसमें भी हमारा राइज आया क्योंकि जो टाइम लैग था हमारा उसको उगाने, मतलब जो भी आप बीज डालोगे उसमें और जो आप खेती करोगे पूरी हार्वेस्ट करोगे, उसको काटोगे, अपनी जो भी आपने फसल उगाई है उसकी कटाई में जो टाइम लैग था उन दोनों को टाइम लैग कम हो गया था HYV सीड्स की वजह से. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फैलोइंग. फैलोइंग की नीड केमिकल फर्टिलाइजर्स ने कम कर दी थी. अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल कि आप एक ही खेत पे दो तरीके की क्रॉप को उगा सकते थे, तो ये पॉसिबल हो गया था. दिस हैज लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन का एरिया इससे इंक्रीज हो गया था. 1951 में ग्रॉस एरिया जो था वो 13 करोड़ हेक्टेयर था, जो कि बाद में बढ़ करके 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया. नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. पहले ऐसा होता था कि आपने व्हीट, राइस अगर आपने उगाए हैं तो वो आप सिर्फ अपने लिए ही यूज कर पाओगे, इतना ही उग पाता था. लेकिन अब कमर्शियल फार्मिंग होने लगी थी, यानी कि आप उससे अर्न करोगे. जो फार्मर्स थे अर्न करने लगे थे अपनी खेती से. A substantial rise in output owing to increase in productivity and increase in acreage has started generating marketable surplus. Marketable surplus increase होने लगा. This has prompted the farmer to gradually shift from subsistence farming to commercial farming. Subsistence farming से वो commercial farming में shift हो गए. This is a sign of growth and development. ये growth और development का sign है. नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, कि फार्मर्स के आउटलुक में चेंज आने लगा. पहले वो सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग करते थे, अपने लिए करते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, लेकिन अब वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, उनका आउटलुक चेंज हो गया था. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर. फार्मर इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस का सोर्स फार्मर को अब नहीं समझते थे, अब उसको समझते हैं कमर्शियल वेंचर एज वेल. ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक. देखो, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी और हम इतना फूड प्रोडक्शन हो गई थी कि हम स्टॉक भी रखने लगे थे. इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्रिएज एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी, जो कि फूड ग्रेन में आ गई थी. स्पर्ट आया था हमारा प्रोडक्शन में, ठीक है, जिससे कि मार्केट में जो फॉल था वो कम हो गया था, प्राइस कम हो गया था मार्केट में.
फूड ग्रेन्स का। अकॉर्डिंगली इवन पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुड कंफर्टेबली फुलफिल देयर सब्सिस्टेंस नीड, जो पुअर सेक्शन थे वो भी अपनी सब्सिस्टेंस नीड को फिल कर सकते थे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज सो सब्सिस्टेंशियली दैट इट enabled द गवर्नमेंट टू कीप बफर स्टॉक। इतना ज्यादा इंक्रीज आया कि गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर सीजन में किसी तरीके के चेंज आए या किसी तरीके की भी कोई दिक्कत आए डिमांड में, बाद में किसी भी तरीका लीन सीजन आए फार्म सप्लाईज के लिए, तो वो उसका यूज कर सके। अब कुछ लिमिटेशंस भी थी, लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लिमिटेड क्रॉप्स रिवोल्यूशन। जो ये था ना HYV सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये व्हीट और राइस तक ही ज्यादा था, ठीक है। कमर्शियली जो हम यूज कर रहे थे वो व्हीट और राइस के लिए थे, लेकिन पल्सेस, जूट, कॉटन, टी, इनके लिए इतना ज्यादा इसका यूज नहीं हो पाया। तो क्रॉप्स जो थी इसमें वो लिमिटेड थी। अनइवन स्प्रेड, बहुत कम एरियाज में था ये, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा था इसका, लेकिन जो ईस्टर्न एरियाज थे हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन जगह पे ये इनसिग्निफिकेंट था, यहाँ इनका ज्यादा अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा था। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो कि ज्यादा फार्मर्स है ना हमारे इंडिया में वो स्मॉल है या मार्जिनल है, ठीक है। The gains of green revolution eluded these farmers, इसमें ना ये कम आते थे क्योंकि HYV सीड्स को यूज करना यानी थोड़ा एक्सपेंसिव काम हो गया था। तो हालांकि गवर्नमेंट ने लोन्स वगैरह देने प्रोवाइड किए, लेकिन फिर भी जो छोटे मार्जिनल फार्मर्स थे वो बिल्कुल 100% इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। Because HYV technology required expensive inputs which were beyond the reach of marginal farmers, क्योंकि inputs महंगे थे इसके, तो marginal farmers के reach के बाहर थे। However, rich farming population, though small in number, happens to own the bulk of farming area in India. जो rich farmers थे वो नंबर में कम थे, लेकिन वो फिर भी फार्मिंग एरिया का ज्यादा, उनके पास ज्यादा लैंड था। अगर हम फार्मिंग एरिया की बात करें तो उनके पास ज्यादा था। कैसे? क्योंकि वो HYV टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, तो वो ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर पा रहे थे। स्मॉल फार्मर्स हमारे इंडिया में ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे इस टेक्नोलॉजी का, इसके बावजूद वो कम नंबर्स में ही रिप्रेजेंट हो पा रहे थे, उनकी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। Which is why the result of green revolution were found to be impressive in terms of overall rise in output. कुछ लाइन गलत लिख दी मैंने, ये वाली लाइन दूसरे पैराग्राफ की थी, वो पैराग्राफ नहीं आया, ये वाली लाइन आ गई। लास्ट है इकोनॉमिक डिवाइड, लास्ट लिमिटेशन है इकोनॉमिक डिवाइड। गवर्नमेंट के लोन्स वगैरह प्रोवाइड, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने के बाद भी HYV टेक्नोलॉजी जो थी वो रिच लोग ज्यादा यूज कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन मार्जिनल होल्डर्स, जो स्मॉल होल्डर्स थे, उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये कॉन्सिक्वेंटली द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर टेंडेड टू स्वेल ओवर टाइम, कि ये बढ़ता चला गया, रिच और पुअर के बीच का जो गैप था ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। HYV टेक्नोलॉजी ने इसको कम करने में किसी तरीके की कोई सहायता नहीं दी। आप देखो, अब है एग्रीकल्चर सब्सिडीज। व्हाट्स योर वाइज, कि ये अच्छी है या बुरी है? जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो अच्छी है या बुरी है? कुछ बोलते हैं कि ये बहुत बुरी है, कुछ बोलते हैं कि ये अच्छी है। जो बोलते हैं वो बुरी है, वो क्यों बोलते हैं बुरी है? कि इससे ना गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उस पर बर्डन पड़ता है, कि अगर आपको वो किसी चीज पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो उसको वो पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 200 रुपीज की कोई चीज है और इस पे गवर्नमेंट ने 50% की सब्सिडी लगा रखी है, तो ये कितने की मिलेगी? 100 रुपीज की मिलेगी। जो रिमेनिंग 100 रुपीज है वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। तो इससे गवर्नमेंट के फाइनेंस पे फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है।
दूसरा पॉइंट है इसका मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स, कि जो सब्सिडीज दी गई है वो भी रिच लोग ही यूज कर पा रहे हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन तक फिर भी पहुंच ही नहीं रही है। जो हमने सब्सिडीज जिस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई है वो तो अभी भी पीछे ही हैं, उन तक अभी भी वो फायदा नहीं उठा पा रहे इस चीजों का। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 100 रुपीज की है तो हो सकता है उनके पास वो 100 रुपीज भी ना हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देने के लिए। ठीक है, दूसरा आता है वेस्टफुल कंजम्पशन, कि अगर आपने कोई चीज कम प्राइस की कर दी तो लोग उसका बस यूज ऐसे करना शुरू कर देंगे जैसे कि वो आपको फ्री में ही मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वाटर की सप्लाई करनी शुरू कर दी फ्री में फार्मर्स को, तो वो इसका बहुत बुरी तरीके से यूज करेंगे। और हमको ये पता है कि वाटर जो है वो एक स्केर्स रिसोर्सेज है, कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। तो सब्सिडीज Similarly, subsidies on fertilizers and pesticides may lead to their excessive use, causing environmental pollution. अगर हमने जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे सब्सिडीज लगाई है, इससे हमारा एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इसका एक्सेसिव यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि ये गलत है। ये थर्ड पॉइंट था, कलर करना भूल गई मैं इसको, थर्ड पॉइंट था। एग्रीकल्चर सब्सिडीज अ वर्च्यू, अब बोलते हैं अच्छी है। क्यों अच्छी है ये? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक रिस्की बिजनेस है इंडिया में, तो सब्सिडी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा फार्मर्स पुअर हैं और उनके पास सफिशिएंट मींस ऑफ परचेज नहीं है कि वो इनपुट्स खरीद सके पूरे उतने ही प्राइस का जितने में ये मैं एग्जांपल बोल रही हूँ। तो हो सकता है कि वो 100 रुपीज में खरीद लें, तो ये जरूरी है, सब्सिडीज की नीड है। और अगर हम सब्सिडीज को एलिमिनेट कर देंगे तो जो रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी है वो और इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि फिर 200 रुपीज में हो सकता है स्मॉल फार्मर कतई ही बिल्कुल उसको अफोर्ड ही ना कर सके, तो सिर्फ रिच लोग ही जो भी फैसिलिटीज आएंगी, जो भी सीड्स आएंगे उनका यूज कर पाएंगे, पुअर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सब्सिडीज लगाना जरूरी है। तो अभी इस टाइम पे सब्सिडीज को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो सब्सिडीज का बेनिफिट है वो जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको ज्यादा जरूरत है उसकी, उन तक पहुंच सके, ना कि जिनको कम जरूरत है। तो इस चीज पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा जो एग्रीकल्चर का था हमने पढ़ लिया है पूरा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडस्ट्री आएगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। चलो चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री देखो, अगर आपको आपकी जीडीपी इम्प्रूव करनी है, जीडीपी इंक्रीज करनी है, तो आपको आपका एपिक सेंटर बनाना पड़ेगा इंडस्ट्री को, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका इंक्रीज होगा, राइज करेगा, तभी आपकी जीडीपी, आपकी कंट्री की जीडीपी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, sustained GDP growth is possible only when its epicenter lies in the industrial sector. Industry provide employment opportunity. इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट आर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दोज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। Since the colonial rule had left behind a decayed handicraft industry, besides a bleak existence of the large-scale industry confined mainly to cotton and jute textile, the planners accorded high priority to industrial development through the 5-year plan. जो भी हम 5-year plan बनाते हैं उसमें हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे इंक्रीज करें ताकि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सके। It was also recognized by the planner that industrial development needed a strong infrastructure base requiring a massive investment which could be realized only through a direct and significant participation of the public sector. देखो जो प्लानर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्रीज तो करना ही पड़ेगा, इसको राइज करवाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पब्लिक सेक्टर को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, यानी पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या पार्टिसिपेट करने के लिए फैक्टर्स क्या क्या है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जरूरी था पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेट करना, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो कैपिटल की कमी थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश, बहुत बड़े पुश की जरूरत थी उसको। इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत थी, कि कैपिटल की पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता था।
इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ टाटा और बिरला यही दो एस्टैब्लिश इंडस्ट्री थी हमारे देश में। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेस, कि सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे तो हम हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं कर सकते थे, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट बिकेम एसेंशियल फॉर द स्टेट और द गवर्नमेंट टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि हमको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ करवानी पड़ेगी। Second reason था low inducement to invest. The private investor lack inducement to invest. It was owing to limited size of the market. जो प्राइवेट सेक्टर था वो इन्वेस्ट करने से डरता था क्योंकि मार्केट का साइज लिमिटेड था, जिसकी वजह से डिमांड लिमिटेड थी। डिमांड लिमिटेड क्यों थी? क्योंकि इनकम लिमिटेड थी। बहुत बड़ा बिग पुश ही इसको हम इस सर्कल को हम ब्रेक कर सकते थे। क्या सर्कल था कि लो इनकम थी जिसकी वजह से लो डिमांड थी, जिसकी वजह से मार्केट का साइज लिमिटेड था, मार्केट का साइज कम था तो इंड्यूसमेंट कम थी इन्वेस्ट करने की, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, इंड्यूसमेंट कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इनकम क्या थी? लो थी। तो घूम फिर के ये सर्कल यहीं पे आ जाता है। तीसरा पॉइंट था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि हमको जो ग्रोथ करनी है वो सोशल जस्टिस के साथ करनी है, ठीक है। 5 ईयर प्लान बनाने, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं करनी है। द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज एम्पली क्लियर दैट द इंडियन इकोनॉमी नीडेड टू बी गिवन अ सोशलिस्टिक पैटर्न देने की जरूरत है अकॉर्डिंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, विच स्टेटेड एज वन ऑफ द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, कि ग्रोथ विद सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ कैसे की जाए, ये 5 ईयर प्लान का एक क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव था। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान, द गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान could be achieved only through direct participation of state in the process of industrialization, कि जब तक गवर्नमेंट उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक ये ग्रोथ नहीं होगी। बिकॉज इट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जिससे कि सिर्फ एक प्रॉफिट मैक्सिमम हो किसी कंपनी का, ठीक है। IPR 1956 यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956, इसमें क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा ये बताया गया गवर्नमेंट ने। दिस रेजोल्यूशन लेड अ रोड मैप ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान का पूरा रोड मैप इसमें बताया गया। ऑल्सो इट वाज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ IPR। कुछ एलिमेंट्स थे इसके IPR के। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी थी दोज विच वुड बी एस्टैब्लिश एंड डेवलप एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर, कि सिर्फ गवर्नमेंट का उस पर राइट होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर उस टाइप की कंपनी नहीं खोल सकता, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया और हमारी रेलवेज हो गई। दूसरा आता है जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर में आएंगी, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल पे करेंगी, उस पे मेन प्राइमरी रोल किसका रहेगा? पब्लिक सेक्टर का ही रहेगा, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगी, माइनिंग इंडस्ट्री होगी, और इन दोनों इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी जितनी भी आएंगी वो सारी प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आएंगी। सेकेंड आ गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखो, अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस टाइम पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ही नहीं, अगर आपको उसको एक्सपेंड करना है तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू इंकरेज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, जो बैकवर्ड रीजन्स कंट्री के बैकवर्ड रीजन्स पे इंडस्ट्रीज है उनको भी रेज हो सके, इसलिए ये आइडिया बनाया गया। क्या हो गया इसको? ठीक है, दिस वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, जिससे कि रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हो सके, ये इसलिए बनाया गया ताकि रीजनल इक्वालिटी हो सके। लाइसेंस वॉज नीडेड ओनली फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज बट ऑल्सो फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस, कि जब आप आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हो तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दिस वॉज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। द फोकस वॉज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट,
क्यों किया गया ये? क्योंकि हमको सोशल वेलफेयर करना था, प्राइवेट प्रॉफिट अर्न नहीं करवाना था। इंडस्ट्रियल कंसेशन, कुछ कंसेशन दी गई प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, ठीक है, जैसे कि बैकवर्ड रीजन्स में जब आप कुछ इंडस्ट्री ओपन करेंगे तो आपको टैक्स हॉलीडे दिया गया, मतलब आपको टैक्स नहीं पे करना कुछ टाइम तक। सब्सिडीज दी गई पावर सप्लाई में, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, इन सब में सब्सिडीज दी गई। लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशन वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, जिससे कि क्या, क्यों दी गई आपको ये इंडस्ट्रियल कंसेशन? कि रीजनल इक्वालिटी इंक्रीज हो सके। अब इंडस्ट्री में आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप की गई एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी को प्रमोट करने के लिए। इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो ब्रॉड डायमेंशन थे। एक था ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जितनी भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमको इनके ग्रोथ करवानी है ताकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जनरेट हो सके। और हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके और प्रमोट हो सके इक्विटी, यानी कि सोशल जस्टिस। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी ना पहले, अब आज के टाइम पे ये है कि लेस देन 10 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रेजेंटली डिफाइंड एज अ यूनिट हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10 करोड़ और टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की और टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़ का। लेकिन पहले के टाइम पे ये थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होगी जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज्यादा की नहीं होगी, जहाँ पे पहले ये था, ठीक है। Small scale industry is presently defined as a unit having fixed investment of less than 10 crore with a turnover of less than 50 crore. At the beginning of the planning 1951, it was defined as one whose investment did not exceed 5 lakh. The role of small scale industry in achieving the goals of planning was underlined by Carvey Committee. इसके रोज किसने बनाए? Carvey Committee, जिसको हम बोलते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, भी 1955 में बनी थी। इट अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ देयर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के? 3 है, देखो। एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव है, मतलब यहाँ पे हम लेबर की ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल का यूज होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबर का यूज होता है, जिससे कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। Small scale industry is generally considered to be labor intensive while large scale industry is capital intensive. To produce a given output, small scale industry is expected to use more of labor than capital. जब आप कुछ भी प्रोड्यूस करोगे तो आप लेबर का ज्यादा यूज करोगे एज कम्पेयर टू कैपिटल, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आप कैपिटल का ज्यादा यूज करोगे एज कम्पेयर टू लेबर, ठीक है। We inherited an economy from British which was capital deficient economy and a labor surplus economy. जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी वो भी कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी नहीं थी, वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी। Accordingly, our planners rightly thought of achieving full employment by focusing on small scale industry. हमारे प्लानर्स ने भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सोची, क्यों? स्मॉल स्केल, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया। सेकंड, एसएसआई जो है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसीलिए वो इक्विटी ओरिएंटेड भी होती है। जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होगी, स्टील्स, भिलाई स्टील्स हो गया, रूरकेला स्टील्स हो गया, तो ये सब एक दूसरे के आसपास ही होती हैं, ताकि ये रॉ मटेरियल्स की क्या प्रोवाइड करते हैं, हमको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इससे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगती है। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होती है, इसीलिए उसको इक्विटी ओरिएंटेड भी बोलते हैं, और ये बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए होती है। आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और थर्ड पॉइंट है, एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। जो स्मॉल एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको डेवलप करने के लिए एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट में आप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इक्विटी ओरिएंटेड भी बोलते हैं। मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कम स्मॉलर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। Accordingly, it does not lead to concentration of economic power. Rather, it promotes equality across different sections of the society.
इक्विटी इज फर्दर प्रोमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएसआई कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल ज्यादा लगती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है और एम्प्लॉयमेंट कम, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल कम लगती है, लेबर इंटेंसिव, लेबर ज्यादा लगती है, इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैप्टर का पार्ट 2 आएगा। ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।